हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक है इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में आज हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे और इसके साथ कुछ कंटेंट है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ये आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे और अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्धि बुद्धि होती क्या है, तो बुद्धि जो होती है वो सर के पास होती है। कहाँ होती है? सर के पास होती है बुद्धि। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बुद्धि। उसके बाद हम सभी लोगों की बुद्धि अलग अलग होती है। क्यों होती है अलग अलग? क्योंकि सभी का वंशानुक्रम अलग होता है, सभी का वातावरण एनवायरनमेंट अलग होता है। ये सब कारक होती है बुद्धि के अलग होने की। अब देखिए कि बुद्धि में क्या होती है। बुद्धि एक होती है अमूर्त बुद्धि, एक होती है तार्किक रूप से सोचने की क्षमता। क्या होती है समझिएगा आप। अमूर्त बुद्धि उसको बोलते हैं देखिए, अमूर्त का बात होता है जैसे एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लॉजिकली। अमूर्त का मतलब होता है कि जो आफ्टर 11 ईयर, कब? 11 ईयर। उसके बाद होता है लॉजिकल का मतलब होता है आफ्टर 7 ईयर। कितना ईयर? आफ्टर 7 ईयर। उसके बाद देखिए, समझिए इसमें कि जीन पियाजे ने मूर्त बुद्धि और तार्किक रूप से सोचने की क्षमता के बारे में बताया था कि अमूर्त कब सोचता है आदमी? 11 वर्ष के बाद, और तार्किक रूप से 7। अब कहिएगा अमूर्त होता क्या है, तार्किक क्या होता है? अमूर्त होता है, पहले आप तार्किक जान लीजिए फिर अमूर्त। तार्किक होता है जो हम सोच सकते हैं। तो बच्चा में सोचने की क्षमता कब विकसित हो जाती है? तो सोचने की क्षमता तो होती है बचपन से ही, लेकिन इसका एक एज है कि आफ्टर 7 ईयर के बाद जो कुछ बच्चा सोचता है तो उसको हम बोलते हैं तार्किक रूप से वो सोच रहा है। ठीक है। और अमूर्त का मतलब ये होता है चीज़ें को अच्छी तरह से समझने के बाद या इमेजिन करना। इसको आप समझिए, इमेजिन करना, उसको क्या बोलते हैं? अमूर्त। तो ये होता है आफ्टर 11 ईयर और ये होता है आफ्टर 7 ईयर। मतलब अमूर्त चिंतन होती है 11 साल के बाद और तार्किक रूप से बच्चा सोचना शुरू कर देता है 7 साल के बाद। तो दोस्तों, ये किन वैज्ञानिक ने कहा था? तो जीन पियाजे। किसने कहा था? तो जीन पियाजे। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये किसने कहा था? जीन पियाजे। दोस्तों, अब बात करते हैं आगे का कि इसमें क्या होती है बुद्धि में, मतलब क्या क्या होती है। तो बुद्धि होती है निर्णय लेने की क्षमता। जैसे आपको एबिलिटी टू मेक डिसीजन, टेक डिसीजन, इसमें क्या होती है? निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है आप में। उसके बाद होती है एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, मतलब सीखने और समझने की जो बात होती है वो कहाँ से आती है आप में? बुद्धि के अनुसार। तो बुद्धि की एक हम जनरल परिभाषा दे सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? बुद्धि। अब बुद्धि का कुछ फॉर्मूला होता है कि पूछा जाएगा कि व्हाट इज आईक्यू। तो बुद्धि एक मेजर करने की एक इकाई है। आपको व्हाट इज आईक्यू लिख के और ऑप्शन में बहुत सारी चीज दिए रहेंगे, उसमें एक मेजर जहां पर दिखेगा वो होता है बुद्धि को मेजर करने की एक इकाई होती है, यूनिट होती है। ठीक है। तो ये क्या होती है? आईक्यू। उसके बाद आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस कोशिएंट। इसको हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि। अब एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आईक्यू के अंदर मनचाहा बदलाव हम नहीं कर सकते। किसी का आईक्यू अगर 110 है, 120 है, ऐसे है, तो हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो खुद अपने मेंटल एज पे डिपेंड करता है। अब आईक्यू का एक फॉर्मूला होता है कि आईक्यू बराबर होता है MA/CA/100। अब बताते हैं कि MA क्या होता है। MA का मीन्स होता है मेंटल एज। जिस लेवल तक के आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसको बोलता है मेंटल एज। अब कहिएगा जिस लेवल का मतलब क्या हुआ? तो लेवल का मतलब ये हुआ कि आपका क्लास, जैसे आप क्लास 4 के बच्चे को ये मतलब करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका लेवल उस हिसाब से दिखाएगा। तो ये होता है मेंटल एज। आप इसका लेवल कितना दीजिएगा? 4। अगर आप क्लास 10th का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप उसमें मेंटल एज आपका कितना हो जाएगा? 10th। उसके बाद होता है कि कॉर्निकल एज। CA का मतलब होता है कॉर्निकल एज। इसको हिंदी में बोलते हैं कलानुक्रमिक आयु। ये क्या होता है? तो ये जन्म से आज तक की आपकी जितनी आयु होगी आप उसको क्या बोलेंगे? कॉर्निकल एज। तो दोस्तों, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ और आपके ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और मैंने उसी से ये कंटेंट तैयार किया है। तो दोस्तों, जैसे हम मान लेते हैं, अब हम इस फॉर्मूला का उपयोग आपको करके दिखाते हैं कि देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का मेंटल एज जो हुआ MA हुआ 12 वर्ष, कितना हुआ? कि वो 12th के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है।
ऐसा अब देखिए, अब उसके बाद होता है कॉर्निकल एज, मान लीजिए कितने साल का है वो 10, ठीक है। अब इसका आईक्यू कितना होगा, तो आईक्यू का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है MA/CA, क्या होता है MA/CA गुने 100। तो अब आप देखिए कि MA का मतलब 12 और CA 10 है, और इसका ये जो होगा 10, तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो टोटल बचेगा आया कितना 120। तो इस बच्चे का आईक्यू कितना होगा 120। दोस्तों अगर आप अभी नहीं समझे हैं तो इसको आप वीडियो को पॉज करके फिर सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आप देखिए। अब इसमें और डिफरेंस होती है, इसको हम इरेज करते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं आज हम। आपको आईक्यू से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखें। अब समझे इसमें कि अगर मान लीजिए कि MA/CA हो जाता है, क्या हो जाता है मेंटल एज इक्वल टू कॉर्निकल एज, तो आईक्यू कितना होगा। क्वेश्चन ये है कि जब मेंटल एज और कॉर्निकल एज जब बराबर होता है तो आईक्यू हो जाएगा 100 नेट, ठीक है, समझ में आया। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब मेंटल एज और कॉर्निकल एज बराबर हो तो आईक्यू कितनी होंगे 100। ओके, अब बात करते हैं आगे इसी में कुछ और, जैसे इसमें कुछ वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा था तो उसके बारे में हम कुछ डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मेंटल एज कॉन्सेप्ट किसने कब आई थी, मेंटल एज MA कॉन्सेप्ट कब आया था। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखने में मेरा थोड़ा पेन खराब हो गया है जिसके कारण मैं अभी लिख नहीं ठीक से पा रहा हूँ, तो आपको मैं बोल रहा हूँ आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि मेंटल एज कॉन्सेप्ट कब आई थी, तो 1908 में, ठीक है। उसके बाद आया था कि आईक्यू कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आईक्यू कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो एस्टर्न ने, किसने एस्टर्न। आप यहाँ कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा, आईक्यू कॉन्सेप्ट किसने दिया था तो वो एस्टर्न ने दिया था। उसके बाद आता है आईक्यू फार्मूला, क्या आता है आईक्यू फार्मूला, ठीक है। तो आईक्यू फार्मूला किसने दिया था, तो ये टर्मन ने दिया था, किसने दिया था टर्मन। ये कब दिया था तो 1916 में, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा कि फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट, फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट, तो ये हो जाएगा बिनेट। किसको बोलते हैं इसको, वो इसका पूरा नाम हुआ अल्फ्रेड बिनेट, क्या नाम है अल्फ्रेड बिनेट। तो ये फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट किसने दिया था, तो ये अल्फ्रेड बिने। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि मेंटल एज कॉन्सेप्ट कब आई थी तो 1908 में। उसके बाद आईक्यू कॉन्सेप्ट का किसने दिया था तो एस्टर्न ने, और आईक्यू फार्मूला किसने दिया था तो टर्मन ने। आप इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, आप क्वेश्चन ऐसे इससे बहुत सारे आए हैं वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद पूछा जाएगा कि फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट कौन है तो अल्फ्रेड बिने। तो दोस्तों आगे की बात करते हैं हम। दोस्तों तो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए किसी का मेंटल एज हो गया, एक मिनट, ये हम मान लेते हैं किसी का मेंटल एज हो गया 7 ईयर, ठीक है, और कॉर्निकल एज जो है वो हो गया 10 ईयर। तो अब इसका ये निकालिए आईक्यू। तो आईक्यू वाला फॉर्मूला क्या बताया है कि MA/CA गुने 100, यही ना है। तो अब हम मान लेते हैं कि 10 बट ये मेंटल एज 7 और ये 10 इंटू 100, तो ये हो गया 10 सते ये 70। तो अब मान लीजिए, अब एक बात यहाँ याद रखिए, किसी बच्चे का मेंटल एज 7 ईयर है और कॉर्निकल एज 10 है, और आईक्यू फॉर्मूला होता है MA/CA गुने 100। अब एक बात ये बताइए कि क्या ये 70 जो आया है ये आंसर आपका सही है, तो ये नहीं सही है, कहिएगा क्या। तो बच्चा अभी 7 साल का है, कितने 10 साल का है, और 7वां ये जो मेंटल एज होता है जिसमें प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है, तो ये कैसे संभव है 10 साल का बच्चा 7वां क्लास का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है, 7 स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, जबकि एनसीएफ के अनुसार बताया गया है कि ये एनसीएफ के अनुसार बताया गया है कि अगर बच्चे की उम्र 6 साल होगी तो वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकता है, किसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में क्या होगा कि ऐसा हो नहीं सकता, इसका ये जो 70 लेवल है ये सही नहीं है, क्योंकि 10 साल का बच्चा 7th का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। अब कोई ऐसा इमेजिन निकलता है तो वो उसमें डिपेंड नहीं करता, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू एनसीएफ बता रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे बताया गया है, आगे थोर्नडाइक। अब आइए बात करते हैं थोर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। थोर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की 3 प्रकार की।
अब 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है सोशल इंटेलिजेंस। तो आपको बताया जाएगा कि सोशल इंटेलिजेंस जिसको सामाजिक बुद्धि किसने दिया था, तो ये थॉर्नडाइक के अनुसार है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सामाजिक बुद्धि होता है कि संबंध बनाने में, जब जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद अपने घर में मान लीजिए आस पड़ोस में, ऐसे नहीं किसी को चाचा बोलता, दादा दादी नानी ऐसे होते, तो ये क्या होता है, संबंध बनाने के बारे में सोचता है कि ये हमारे चाचा है, वो हमारे भैया है, वो दीदी है, इस तरह से बात करते हैं। तो ये क्या होती है, सामाजिक बुद्धि, और इसमें संबंध ये सोचता है। उसके बाद आता है दूसरा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ये होती है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि किसको बोलते हैं, जो वस्तु आपके सामने दिखाई देती है उसके लिए सोचना। जैसे अब बच्चा घर से बाहर निकलेगा तो उसको बहुत तरह के चीज़ दिखाई देंगे। मान लीजिए वो रास्ते पे निकला तो उसको क्या दिखाई दिया, कोई गाय था, कुछ भी था, तो वो बच्चा उसके बारे में सोचेगा, तो वो क्या होती है, मूर्त। जब चीज़ें को देख के बच्चा समझता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मूर्त बुद्धि, ठीक है। उसके बाद लास्ट ये बचा इसका कि अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ये क्या होता है, तो अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होता है, तो जो चीज़ें सामने नहीं होती है उसके बारे में सोचने का कार्य करती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। मतलब क्या होता है कि मन में जो सोचता है, मतलब इमेजिन कर लेता है। मान लीजिए आप अभी यहाँ हैं पटना में, अब हम सोच लेते हैं कि नहीं हम राजस्थान के जयपुर शहर में हैं, तो ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वहाँ ये है, वहाँ वो है, ऐसे। लेकिन ये क्या होता है, तो इसी बुद्धि को क्या बोलते हैं हम, अमूर्त बुद्धि, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे आगे है कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें, आपको सारा समझ में आएगा, इसके बाद आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, तो ये होता है, पहला जो होता है यूनिफैक्टर थ्योरी। क्या होता है, यूनिफैक्टर। अब आपसे पूछा गया ये कि एक कारक सिद्धांत क्या है, ये किसने दिया था, तो एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा, इस सब को आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा जिससे कि आपको याद करने में सही हो। और मैं स्लाइड इसलिए लाता हूँ क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले और पढ़ते रहे। उसके बाद देखिए क्या है कि हम बुद्धि को विभाजित नहीं कर सकते, यह एक अभाज्य इकाई है, अविभाज्य इकाई है। तो देखिए अब यूनिफैक्टर थ्योरी में होता है एक कारक सिद्धांत, ये किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिनेट। अब बुद्धि को विभाजित हम नहीं कर सकते, इसको आपको पहले ही बताए थे कि इसको ना IQ बढ़ा सकते, ना बुद्धि को हम विभाजित कर सकते। बुद्धि कोई चीज़ नहीं है जो उसको हम बांट के किसी को दे दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यह अविभाज्य है। उसके बाद होता है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर क्या होता है, द्विकारक सिद्धांत। ये किसने दिया था, तो स्पीयरमैन। आप हमेशा याद रखिएगा, एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने और द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने अपने टू फैक्टर द्विकारक सिद्धांत में बताया था कि हमारे बुद्धि दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन, एक होता है जी फैक्टर, एक होता है एस फैक्टर। दोस्तों आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर सेट मारा होगा तो इसमें आप देखे होंगे कि जी फैक्टर एस फैक्टर। तो आज हम इसको क्लियर कर देते हैं, अभी आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो जी फैक्टर मतलब होता है जनरल, सामान्य कारक। क्या होता है, सामान्य कारक जो बुद्धि हम में रहती ही है जनरली वो सारे बच्चों में होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, जी फैक्टर। उसके बाद होता है एक एस फैक्टर। एस फैक्टर क्या होता है, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कारण। अब देखिए एक बात समझिएगा कि जनरल फैक्टर होता क्या है, हमारे अंदर जितनी भी विशेषताएं होती है वह हेरिडिटी से आती है, वातावरण से विकसित होती है। अब हम आगे बात करते हैं जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब ये होता है कि जनरल फैक्टर। अब देखिए क्या होता है, जी फैक्टर हमारे लिए जन्मजात होती है। क्या होती है, जन्मजात होती है ठीक है, ये हमारे जन्मजात होते हैं, ये हमको किसी के सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। और एस फैक्टर क्या होता है, इसे हम अर्जित करते हैं। कहाँ से अर्जित करते हैं, तो अपने समाज से, इन्वायरमेंट से हम इसको अर्जित करते हैं। मतलब देख के कोई चीज़ सीखते हैं। जैसे हम मान लीजिए एस फैक्टर में आएगा कि हमको साइकिल चलाना है, ठीक है, तो ये साइकिल चलाने का जो गुण होगा ये हम जन्म से तो सीख के नहीं आए हैं, हम समाज में देखेंगे किसी को चलाते तो हम इसको समझेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एस फैक्टर। तो अब आप देखिए कि जी फैक्टर और एस फैक्टर में डिफरेंस ये होता है कि जन्मजात क्या क्या होती है। जन्मजात जैसे अब बच्चा को ये है चलना फिरना, ये सब तो मतलब किसी के देख के नहीं सीखता, ये उम्र के अकॉर्डिंग चलने लगता है काश, ठीक है, ये इनोनेट होता है। उसके बाद होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, देखिए कौन से फैक्टर को इक्वेशन, ये एजुकेशन ट्रेनर
एजुकेशन ट्रेनिंग द्वारा हासिल किया जा सकता है। तो एस फैक्टर, अगर आपको बनना, मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में काम करते हैं या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जन्म से ही तो नहीं सोचे होंगे कि हमको सीटेट का तैयारी करना है। आप जब आए होंगे, इस महफिल में देखे होंगे, उसके बाद आपको आइडिया लगा होगा कि नहीं, मेरे लिए टीचर का ऑप्शन बेस्ट है। उसके बाद आप देखिए, तब आपको ये पता चले कि ये हम किसी से अर्जित करके सीखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लाइफ में ज़्यादातर काम किसका होता है, तो जी फैक्टर का। जी फैक्टर मीन्स जनरल, जनरल काम तो सब होता है। जैसे आप ट्रेन का बोगी देख लीजिए, जनरल बोगी में कितना भीड़ होता है। उसके बाद बात करते हैं एस फैक्टर कितने होते हैं, तो एस फैक्टर एक होते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा। तो ये देखिए क्या होता है कि एस फैक्टर, जी फैक्टर हमेशा एक होता है। जैसे आप देख रहे हो कि सेंटर में जी है, जनरल आपका बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मतलब इसमें बहुत सारे गुण आते हैं। उसके बाद इसमें एस फैक्टर जो होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं कि आपका कुछ ख्वाब है, कोई सपना है, पूरा करना है, इसी तरह का ये, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये है एस फैक्टर और ये है जी फैक्टर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एस फैक्टर क्या होता है, जी फैक्टर क्या होता है। तो एस फैक्टर जो होता है एक, दो या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको, आपके जैसे आप किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका रेलवे का भी एग्ज़ाम निकल गया होगा, फिर आप उसमें नहीं गए होंगे, फिर आप कहेंगे नहीं हमको यूपीएससी करना है, तो वो भी हो गया होगा। तो इसको हम क्या समझते हैं, एस फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है बात कि कि अब तीसरा क्या है, समूह कारक सिद्धांत। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अब थोड़ा देखिएगा कि क्या है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, तो ये दिया था लुईस एंड थ्रोस्टेन ने। किसने दिया था, लुईस एल थ्रोस्टेन ने, इसका पूरा नाम था एल थ्रोस्टेन। उसके बाद देखिए, ये थ्रोस्टेन थ्योरी फोकस्ड ऑन द 7 डिफरेंट प्राइमरी मेथड ऑफ एबिलिटीज़। कहने का मतलब है कि वो सीखने की योग्यता को 7 डिफरेंट भाग में, 7 भाग में वो बांटा था, ठीक है। तो ये सातों भाग के बारे में हम आज बता देते हैं आपको, और आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक बार में नहीं समझ में आया, आप दोबारा देख लेना वीडियो को। उसके बाद आप किसी भी चीज़ से सेट बनाओ, उससे आपका सारे का सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है। अगर कोई और टॉपिक आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भर्बल, इसके साथ ये जो टाइप्स हैं ये कौन कौन है। तो देखिए सबसे पहले होते हैं भर्बल। इसमें क्या होते हैं, नए नए वर्ड को सीखने के लिए जो हम दिमाग का उपयोग करते हैं उसको भर्बल बुद्धि बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ड फ्लुएंसी। ये क्या होता है, शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह क्या होता है कि जब जो शब्द हम लोग सीखे हैं उन्हें बोलेंगे कैसे। अब बात समझिए कि बच्चा जो बचपन में होता है वो किसी चीज़ को कुछ भी बोलता है, जैसे बिस्किट को कुछ बोल दिया, बिकिट बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो वो फिर धीरे धीरे उसमें वर्ड फ्लुएंसी आती है, शब्द प्रवाह। जो शब्द हम बोलेंगे कैसे, इसके बारे में वो सोचता है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये क्या होती है, तो आंकिक योग्यता। ये होती है गणित से संबंधित, किससे संबंधित, गणित से। अब हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी। हमें गिनने, समझने, गिनती, पहाड़ा, ये सब के बारे में जब हमको नॉलेज आती है तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब ये न्यूमेरिकल एबिलिटी ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखेंगे उसी में आएंगे, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी समाज में रहते रहते हम सीख जाते हैं, क्योंकि सभी को काम पड़ता है इस चीज़ का। उसके बाद होता है फोर्थ में मेमोरी। ये क्या होता है, मेमोरी होता है स्मृति। जन्म से मृत्यु तक हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं या सीखते हैं, अब उसको हम अपने बुद्धि के अंदर कहीं सेव रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मेमोरी, ठीक है। ये क्या है कि जन्म से हम जो कुछ भी सीखते हैं सब मेरे मेमोरी में कभी न कभी वो रहता ही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी, ठीक है। तो ये होता है स्मृति। अब आगे बात करते हैं, आगे जो होता है ये पांचवा कारक है कि रीजनिंग। ये क्या होता है, तार्किक कार्य योग्यता। जैसे अब हमारे जीवन में जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी उसके समाधान के लिए हम जो कुछ भी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तार्किक योग्यता। अब ये जो हमारे मन में होगा ये सही विचार भी होगा और गलत भी हो सकता है। अब जैसे रीजनिंग, तार्किक योग्यता जो होगा ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारे जन जीवन में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको समाधान के लिए हम जो भी कुछ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तार्किक योग्यता, ठीक है। तो ये होती है तार्किक योग्यता। तो इसमें सही गलत कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है आपको स्पाइटल विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, स्थानिक
कारक, ये क्या होता है, जिसकी बुद्धि जैसी संदेश दे रही है वो वैसा काम कर रहा है। बात समझ में आया? जैसे आपकी बुद्धि अभी संदेश दे रही है कि आपको टीचर बनना है, इसके लिए बहुत मेहनत करना है, तो टीचर बनना है तभी तो आप मेरे इस वीडियो को आए हैं देखने के लिए। अगर आपका क्षेत्र सेक्टर दूसरा होता तो आप इस वीडियो को नहीं देखते। और आप जब इतना आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जिसकी बुद्धि जैसी संदेश दे, अगर किसी का दे रहा है कि हमको मारपीट करना है तो वो मारपीट ही करेगा। तो यही बात इसमें होती है कि कोई भी व्यक्ति, अब जैसे अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बाइक ट्रैफिक में बहुत जल्दी गाड़ी को निकाल देता है, आप वहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं, तो उसकी बुद्धि क्या है कि हमको किधरों से इधर उधर सटा के थोड़ा लगे उगे भी कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओ। लेकिन आपका क्या है कि चलो ट्रैफिक क्लियर होगा तब हम चलते हैं। तो ये होता है स्थानिक कारक, मतलब चीज़ों को देख के उसमें से कुछ ऐसे निकालना, ठीक है। उसके बाद होता है परसेप्चुअल, ये क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण। किसी भी चीज़ को करने से पहले जो हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को करने से पहले हम कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण। मतलब हम कोई काम करने से पहले, जैसे आप सीटेट का तैयारी करने आए होंगे तो आप पहले इसका सिलेबस देखे होंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा, कि मेहनत क्या होगा, ये सब आप सोच के आए होंगे, एज्यूम कर लिए होंगे। उसके बाद आपने एज्यूम किया होगा कि हाँ हमसे हो जाएगा तो हम भी एक बेस्ट टीचर बनेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो इसी को बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके 2-4 क्वेश्चंस है आगे, वो हम थोड़ा बता देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों मेरा टारगेट है इस बार का 140 प्लस। इसके बाद देखिए दोस्तों कि अब क्वेश्चंस है कुछ, अब हम पूछते हैं आपसे, आप पढ़ा इतना तो बताइएगा कि व्हाट इज़ IQ। IQ क्या होता है, तो व्हाट इज़ IQ। दोस्तों लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा समझिएगा, हम बोलते हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। व्हाट इज़ IQ, तो आपको हम बताए थे कि ये एक यूनिट है। क्या है ये, यूनिट है, मतलब इकाई है ये बताए थे ना कि बुद्धि एक इकाई है, सोचने समझने की एक इकाई है। उसके बाद होता है IQ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IQ का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस कोशिएंट। क्या होता है, इंटेलिजेंस कोशिएंट, ठीक है। उसके बाद होता है फॉर्मूला ऑफ IQ। IQ का फॉर्मूला आपको बताए थे, मेंटल एज बटा कॉर्निकल एज इंटू 100, ठीक है। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन एक बताए थे कि IQ 100 कब होता है। IQ 100 कब होता है, जब मेंटल एज और कॉर्निकल एज बराबर हो जाए, तब IQ मेरा कितना होगा, ये होगा 100। दोस्तों इसमें थोड़ा सा और बचा है कि बुद्धि में, कि और बुद्धि के जो दिए हैं तिर्यक सिद्धांतर है, तो उसके बारे में हम कल वीडियो बना देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इस चैनल को। और 140 प्लस का टारगेट आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में जितना से जितना शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ऐसे ही नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों थैंक यू।